हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा और आपका हमारे चैनल पर वापस से स्वागत है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आज के दिन शुरू करने जा रहे हैं अपनी मार्गदर्शक सीरीज। और इस मार्गदर्शक सीरीज में क्या होगा, मार्गदर्शक सीरीज में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो अभी आपको आरपीएफ वाली भर्ती आ रही है। ठीक है। आप लोगों के लिए जैसे ही आरपीएफ वाली भर्ती आएगी तो जो प्राचीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर कंपाइल कर दिए। प्राचीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में आए हुए हैं, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में, ठीक है, उनको यहाँ पर मैंने, और वो भी पिछले 5 वर्षों का, यानी कि आपका 2018 से लेकर 2021 का जो आरआरबी एनटीपीसी हुआ था वहाँ तक का सारा क्वेश्चन मैंने एक जगह कंपाइल करके दिया है। ठीक है। आप लोग एक बार इसको लगा लेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ, क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो आरपीएफ में जीएस का पोर्शन है वो कुल 50 नंबर का है। आपका 50 नंबर का केवल जीएस ही है। ठीक है। तो आप लोग 50 नंबर के जीएस को इतना लाइटली तो ले नहीं पाएंगे। ठीक है। मैथ और रीजनिंग में तो सारे के सारे हर कोई पूरा का पूरा करेगा। ठीक है। मैथ और रीजनिंग तो पूरा का पूरा हर कोई करता है। ठीक है, जो भी सिलेक्शन लेने वाला। यहाँ पर जीएस आपका मेन रोल निभाएगी कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। ठीक है। तो हम लोग अपना जीएस का जो भी जितने, जैसे आज मैं प्राचीन इतिहास का डालूंगा, फिर मध्यकालीन इतिहास का, फिर आधुनिक इतिहास का, अर्थशास्त्र, भूगोल, इस तरीके से जितने भी जीएस के पोर्शन है, ठीक है, उन सबको एक जगह कंपाइल करके दे दूंगा ताकि ये भी पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर हमें अपनी आगे की तैयारी कैसे करनी है ये भी इसमें पता चलेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर अपना चेहरा नहीं दिखाया। चेहरा दिखाकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने से क्या होता है कि डिस्टर्बेंस होती है। आपका पढ़ने से ज़्यादा ध्यान ये होता है कि मास्टर की तरफ, कि इति मास्टर क्या कर रहा है, क्या पहना है, कि इति क्या खा रहा है, वो क्या वो कर रहा है, इति इधर उधर का शायरी वायरी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग अपना शुरू करते हैं और केवल यहाँ पर पढ़ाई का बात होगा। ठीक है। और जैसे ये तो आज का पहला दिन है इसलिए मैं आपसे इतनी बात भी कर रहा हूँ। ठीक है। मगर जैसे ही अगला जब मार्गदर्शक सीरीज लाऊंगा मैं मध्यकालीन इतिहास की या किसी और सब्जेक्ट की, तो मैं उस समय उतना बात भी नहीं करूँगा। ठीक है। केवल और केवल यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड मैं रिकॉर्ड करूँगा और आपको दे दूँगा। ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तेजस शिक्षा चैनल है। ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और फिर उसका बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया आपका, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ मैंने ये भी दे दिया कि ये किस शिफ्ट में आया है या किस दिन आया था, आरपीएफ के कौन से एग्जाम में। और इसमें न केवल आरपीएफ कांस्टेबल का बल्कि आरपीएफ एसआई, आपका आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई का भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, जेई का भी। ठीक है। रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, खास करके अधिकतर क्वेश्चन तो मैंने आरआरबी कांस्टेबल और आरआरबी एसआई का, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है। और साथ में इन क्वेश्चंस को भी जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं कि हो सकता है ये आपके वापस एग्जाम में दोबारा से पूछ ले आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल में, तो उनको मैंने यहाँ पर भी डाल दिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी या बोधगया। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बोधगया। देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन है वो थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है। क्योंकि जब मैं इनको सेट कर रहा था तो आप लोग देखते हो एमएस वर्ड में उठा के क्वेश्चन ऑप्शन जो होता है इधर उधर कर देता है, बहुत समय लग रहा था, इसलिए मैंने उनको वैसे ही छोड़ दिया है। बाकी आपका ऑप्शन से मतलब रखिए, या A C D B ये कहाँ लिखा है इससे मतलब मत रखिए। ठीक है। बाकी आपका क्वेश्चन इसी तरीके से आया था। बात यह कि ये C वाला ऑप्शन यहीं पे था, ये B वाला ऑप्शन यहाँ पे था और ये D वाला ऑप्शन यहाँ पर था। मगर जैसे ही मैंने कंपाइल करना शुरू किया ये अपने आप इधर उधर हो गए, तो इनको एक जगह करने में काफ़ी समय बर्बाद हो गया, इसलिए मैंने ऑप्शन को एक जगह करना छोड़ ही दिया। ठीक है। चलिए देखिए पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बोधगया में प्राप्त हुआ। ठीक है। और बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और 100 क्वेश्चन है इसमें। 100 क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन है तो मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगा, या तो मान के चलिए 100 क्वेश्चन है उनसे 400 क्वेश्चन आपके तैयार कराऊंगा। ठीक है। और इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। और बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी और ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का, 563 ईसा पूर्व। ठीक है। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में, कुशीनगर। ठीक है। गौतम बुद्ध से आपको इतना याद रखना है। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। और
इस सीरीज़ को लगाने के बाद आप लोगों को कोई भी आपको अन्य किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? चाणक्य, सुश्रुत, अमर सिंह व चरक। तो बताइए आप लोग किसको जाना जाता है? हमारे सुश्रुत को। शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को माना जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सुश्रुत ने कौन सी की पुस्तक लिखी थी? सुश्रुत संहिता लिखी थी, सुश्रुत संहिता, ठीक है। और चरक जो थे ये आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित है, और चरक ने आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा लिखा था? चरक संहिता लिखी थी, चरक संहिता चरक ने लिखी थी, ठीक है। शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत हैं, ठीक। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ बताइए क्या है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है ज्ञानोदय, निर्भीकता है, ठीक है। आपका हमारा ऑप्शन बी सही है। अभय मुद्रा का अर्थ आपका निर्भीकता है, और अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से है, और अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना से प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हाथ के ऊपर की ओर हथेली करके इंगित की जाती है, ठीक है। सोचिए, इतना अंदर से बौद्ध धर्म के अंदर आपको से पूछ लिया है, ठीक है। आप लोगों से कितने लोगों ने अभी तक जितने भी तैयारी करें आप लोग अभय मुद्रा का नाम सुने नहीं होंगे, ठीक है। विनय और सुत्त पिटक निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो विनय और सुत्त पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, ठीक है। और त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और ये त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और त्रिपिटक गौतम बुद्ध के जो त्रिपिटक हैं कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, और तीसरा है आपका पहला आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक, और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। इन 3 पिटक के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, और आपका ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। फिर आपका 5वां, स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप आपका बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। हमारा ऑप्शन ये सही है, ठीक है। और स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टीला या ढेर। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि, उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला होता है। स्तूप विशेष से बौद्ध काल में जो ये स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध काल से। बौद्ध काल में स्तूप बनाए गए थे। और स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। देखिए 6वां, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? धर्मचक्र किसे दर्शाता है? पहला आपका प्रथम उपदेश, अंतिम उपदेश, जन्म और मृत्यु। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन है ये आपका प्रथम उपदेश, ठीक है। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र, अभी मैंने ऊपर बताया धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और अंतिम उपदेश अपना इन्होंने कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। और गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कौन सा है? कमल व सांड, कमल और सांड, ठीक है, इनकी जन्म का प्रतीक है। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, ठीक है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। फिर देखिए आपका पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए? आपका आरपीएफ एसआई में आया हुआ है। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए? एलोरा की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में। तो पद्मपाणि के चित्र आपके अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं, ठीक है। और पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र की अजंता की गुफा संख्या 1 में है। गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 1 में है, ठीक है। और ये अजंता की गुफाएं कहाँ पर है आपकी? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। बताइए, करंट का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? औरंगाबाद का नाम बदला गया है, और इसे अब क्या कर दिया गया? आप लोग कमेंट में बताइए। फिर आपका राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है? राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक बाघ, हाथी, शेर व गोल्डन ईगल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन है गोल्डन ईगल, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, संस्थापक इसका दंती दुर्ग था, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी इसकी मान्यखेत, राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत थी, ठीक है। और एलोरा की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। अलग अलग शासकों ने एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, ठीक है। फिर आपका शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, समाजशास्त्र, इक्वालॉजी या एपिग्राफी। तो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा एपिग्राफी कहते हैं शिलालेखों के अध्ययन को, ठीक है। शिलालेख को पूरा लेख भी कहा जाता है। शिलालेख जो होते थे वो प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोत थे, ठीक है।
देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं की प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो इसमें से हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल, फिर आपका नव पाषाण काल आया। ठीक है, अब आपका है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आन दीजिए यहाँ पर, देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर कौन सा पशु देखा जाता था, तो इस पर अक्सर बैल का प्रतीक नज़र आता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, भेड़ और हिरण और एक सिंघा हिरण, ठीक है, ये देखे जाते थे। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की मुहरों का आकार आपका त्रिभुजाकार होता था, आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार भी होता था। देखिए फिर आपका अगला क्वेश्चन से आपका आरआरबी कांस्टेबल में हुआ है, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो भारतीय नेपोलियन स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या पुलकेशिन द्वितीय, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत के महान शासकों में से एक था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। और ये किस वंश का शासक था, ये गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी, विंसेंट स्मिथ ने, इसे विंसेंट स्मिथ ने संज्ञा दी थी। भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ इतिहासकार हैं, और ये भी आप लोगों से कई बार पूछ लेता कि भारत के नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को किसने दी थी, तो विंसेंट स्मिथ ने दी थी। और गुप्त वंश का शासन कब से कब तक था, तो आपका 320 ईस्वी से लेकर आपका 550 ईस्वी तक इनका शासन था। ठीक है, गुप्त वंश का। फिर देखिए पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था, पहला आपका सिंह विष्णु, कृष्णा, नंदीवर्मन और महेंद्र वर्मन। तो इसमें से पल्लव वंश का संस्थापक आपका सिंह विष्णु था। रुक जाइए, पेज ठीक करने दीजिए। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। ठीक है, और ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। ये दक्षिण भारत का वंश था, और इसकी राजधानी कहाँ थी, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, और सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इसे अवनी सिंह के नाम से भी जानते हैं, अवनी सिंह के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा का जैन मंदिर संबंधित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर बुद्ध, हिंदू, ईसाई, जैन, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ये जैन धर्म से संबंधित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ये सिरोही जनपद कहाँ पर पड़ता है, सिरोही जनपद माउंट आबू, सिरोही जिला माउंट आबू में, माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, और दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, और इसका निर्माण किसने करवाया था, चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। इसका निर्माण चालुक्य राजवंश के समय में, चालुक्य राजवंश का एक मंत्री था, उसने करवाया था। ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन बुद्धों के सिद्धांत से संबंधित है। बुद्धों के सिद्धांत से संबंधित विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक व दिव्यदान। ठीक है, तो बुद्ध के सिद्धांत से संबंधित कौन सा है आपका, ये सारे के सारे बुद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें से आपका जो अभिधम्म पिटक है वो आपका इसमें बुद्ध के सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है, अभिधम्म पिटक बुद्ध के पिटकों में से एक है, और अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्वतापूर्ण सारांश व विश्लेषण है। और ये किससे संबंधित है, ये थेरावाद धर्म का, थेरावादी से काफ़ी फॉलो करते हैं। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो है किसमें, सिद्धांतों का संग्रह किसमें, अभिधम्म पिटक में। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल आपका लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगार और हड़प्पा। तो इसमें से आपका सबसे पहला खोजा गया स्थल था आपका हड़प्पा, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा, डी। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई थी, 1921 में, और इसे राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था। ठीक है, और फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी। ठीक है, ये आपका 1921 में हुआ था हड़प्पा की खोज, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने करी थी, राखल दास बनर्जी ने करी थी। ठीक है, और लोथल की खोज 1954 में हुई थी आपका, 1954 में।
और लोथल की खोज किसने की थी? S.R. राव ने, S.R. राव। ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। और कालीबंगन की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने करी थी। ठीक है। और कालीबंगन को किसने खोजा था? B.K. थापर और B.B. लाल ने। ठीक है। और काली नदी आपका कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? पांड्य, पल्लव, चोल और उसके बाद चालुक्य। तो ये किससे संबंधित है आपका? ये आपका संबंधित है चोल वंश से। ठीक है। और चोल राजवंश जो था वो दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था, और इस अभिलेख के माध्यम से चोल का जो चोल कालीन है उसमें उस काल के कर व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था के बारे में, ठीक है, कर व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आपका 18वां, सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगन, कोटदीजी, धौलावीरा और लोथल। तो आपके कहाँ से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? आपके जलाशय के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। ठीक है। और धौलावीरा आपका कहाँ स्थित है? गुजरात में, गुजरात में स्थित है। ठीक है। और धौलावीरा की खोज P. जोशी ने की थी, J.P. जोशी ने करी थी। ठीक है। और कालीबंगन से आपका जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य आपके कालीबंगन से मिले हैं। ठीक है। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? कालीबंगन आपका राजस्थान में स्थित है, और धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। ये आपका गुजरात में है और ये आपका राजस्थान में है। और फिर उसके बाद कोटदीजी से कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, कुल्हाड़ी कांसे की। ठीक है। और फिर उसके बाद ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध राज्य में है, पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। ठीक है। और लोथल से 3 युग्म समाधियाँ मिली हैं, 3 युग्म समाधियाँ मतलब कपल को एक साथ दफनाया गया था, समाधि मिली है। ठीक है। और लोथल आपका कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। और ये आपका RRB NTPC में आया हुआ है। देखिए, PYQ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। PYQ आप लोग करेंगे तो उससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ मतलब क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में? मुर्दों का टीला है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मुर्दों का टीला, वो किस भाषा में? फारसी, हिंदी, उर्दू, सिंधी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, सिंधी में। इसका अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। ठीक है। और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। ठीक है। हालांकि अब इसका इतिका नाम धीरे धीरे और उत्खनन हो रहा है। ठीक है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है, और मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फिर आपका 20वां, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कोशल, कौशाम्बी, कपिलवस्तु या काशी। तो प्राचीन काल में इसे कोशल के नाम से, अवध को कोशल के नाम से जानते थे। ठीक है। और प्राचीन भारत में 6वीं शताब्दी में 16 जनपदों का उदय हुआ था, और कोशल इन्हीं 16 जनपदों में से एक था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? कोशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी। अवध को, जो आपका आज का लखनऊ वाला इलाका है वो। ठीक है। ये आपकी लखनऊ बनारस वाला जो इलाका, श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, कोशल की। ठीक है। और 16 जनपदों में से जो 16 जनपद थे उनमें से 8 जनपद उत्तर प्रदेश में हैं, 8 जनपद यूपी में है आपके। ठीक है। फिर आपका 21वां, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? ध्रुव, महिपाल, गोपाल व महेंद्रपाल। तो बताइए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक आपका गोपाल था। ठीक है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। और पाल वंश का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था, और पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। ठीक है। और इसी वंश का एक शासक था धर्मपाल ने क्या बनवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है। ये पाल वंश का ही था, और पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। देखिए, RPF SI में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है?
ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। तो इसमें से ब्रह्मावेद के नाम से अथर्ववेद को जानते हैं। ठीक है। और वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है आपका, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ठीक है। और इस वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। ठीक है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यजुर्वेद का पहला भाग है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। और सामवेद आपका किससे संबंधित है? सामवेद का संबंध गायन से है। ठीक है। सामवेद का संबंध गायन से है। और फिर उसके बाद आपका आइए 23वां क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद की रचयिता कौन थे? रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद की रचयिता आपके हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें से रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद की रचयिता आपका हर्ष था। ठीक है। हर्ष जो था वो वर्धन वंश का एक शासक था। और हर्ष जो है बाणभट्ट के दरबारी कवि, हर्ष के दरबार में कौन था? बाणभट्ट, ये इसका दरबारी कवि था। बाणभट्ट दरबारी कवि था, ठीक है। और इनकी रचना, इन तीनों की रचना, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। हर्ष उत्तर भारत का महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज। राजधानी आपका कन्नौज थी। ठीक है। और ये पुष्यभूति वंश का शासक था। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, वर्धन वंश या इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, पुष्यभूति। ठीक है। और हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। सॉरी, इसे नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। और एहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया था। देखिए, अब आपका है अगला, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? चेर, चोल, पांडे व पल्लव। तो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसे किसने बनवाया था? इसे चोल राजवंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है। और इसका निर्माण चोल वंश के शासक राजराज ने करवाया था, राजराज चोल। ठीक है, राजराज चोल ने करवाया था। और राजराज चोल के नाम पर राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है। ठीक है। इसी बृहदेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है और वर्ष 1987 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। आपका तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, और इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। फिर आपका जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अनंतनाथ या ऋषभदेव। तो अंतिम व 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। और ऋषभदेव आपका प्रथम तीर्थंकर थे, ये आपका प्रथम तीर्थंकर और अनंतनाथ जो हैं आपके, ये 14वें तीर्थंकर थे, 14वें। ठीक है, 14वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें थे। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। फिर आपका प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार। तो सांची का स्तूप बताइए कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है। फिर आपका 27वां क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, या हो सकता है वहाँ पे ऐसे ही छपा हो, क्योंकि मैंने वहाँ डायरेक्ट एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर था वहीं से उठाया है। ठीक है। तो आप लोग जब गलत हो क्वेश्चन तो इसका इंग्लिश पोर्शन भी देख लीजिएगा। ठीक है। कई बार क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाता है, तो मिसप्रिंट होने पर इंग्लिश वाला ही मान्य होता है। तो जो फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय भारत आया था। ठीक है। और ये बौद्ध धर्म और उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के लिए आया था। ठीक है। और ये 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में संस्कृत विषय का भी अध्ययन किया था। फिर आपका जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो बताइए, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? आपका जैन मठ संस्थानों को अपरिग्रह कहते हैं, तीर्थ कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं या बसादीस कहते हैं। तो जैन मठ संस्थानों को बसादीस कहा जाता है।
ठीक है, आप लोग तीर्थ मत मार कर दीजिएगा, बसादीस कहते हैं। ठीक है, बसादीस जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का स्थान होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक में स्थित है। ये मुख्य रूप से कर्नाटक बसादीस जैन धर्म में दिए हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं। फिर आपका निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर शासक दिया है और वो किस वंश से हैं ये भी दिया हुआ है। आपका बताइए, चंद्रगुप्त जो था वो मौर्य वंश का शासक था, ये तो आपका सही है। बिंबिसार जो है वो गुप्त वंश का शासक था, नहीं ये गलत है, ये मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, मौर्य वंश का शासक था। और कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है, ये तो आप लोगों को पता है। राजराज जो था वो चोल वंश का शासक था। अब आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए, 30वां। भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक थी? तो भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से लेकर 600 ईसा। हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, और वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। फिर आइए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च जो संख्या काल में गंगा घाटी के जनपद थे महाजनपद बन गए। यानी कि ये पूछ रहा है कि आर्य संस्कृति के दौरान कुल कितने जनपदों की रचना हुई थी। ठीक है, इतना क्लिष्ट हिंदी दे दिया है, मगर आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी देख लीजिएगा। हमारा ऑप्शन सी ये 16 जनपद थे, ये सही होगा। ठीक है, और इनके बारे 16 जनपदों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें इसकी जानकारी मिलती है। फिर आपका 32वां क्वेश्चन ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म आपका कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में। ठीक है, और ये आपका बिहार में पड़ता है। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म इनका हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और मृत्यु इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, फिर आपका मिली पंदाहों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया है? मिली पंदाहों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन, वसुबंधु, बुद्धघोष व अश्वघोष। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, अश्वसेन ने दिया है। ठीक है, और ये किस भाषा में रचित किया गया है? ये पाली भाषा में है, मिली पंदाहो पाली भाषा में। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, इसमें मिलिंद जो था वो कुषाण वंश का शासक था। मिलिंद और नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप का जिक्र है इसमें। फिर आपका दूसरा तमिल संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तिरुनेल्वेली, कापतपुरम, मदुरै व दक्षिण मदुरै। तो दूसरा तमिल संगमम कापतपुरम में हुआ था। ठीक है, प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए जाते थे। इनको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता था। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलाक्कपियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे उपागमन से। तमिल ग्रंथ है एक तोलाक्कपियम, वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है, तोलाक्कपियम। ठीक है, और ये कभी कभार ये भी पूछ देता है कि तोलाक्कपियम एसएससी में खास करके पूछता है। 2 साल तो एकदम लगातार तोलाक्कपियम से पूछ दिया था। तो तोलाक्कपियम किससे संबंधित? तमिल, तेलुगु इस तरीके से दिया था। तो हमारा तमिल ग्रंथ है तोलाक्कपियम। पहला आपका तमिल संगम कहाँ हुआ था? पहला तमिल संगम आपका पहला व तीसरा दोनों मदुरै पे हुए थे। पहला आपका मदुरै में हुआ था, और दूसरा भी आपका मदुरा, और दूसरा आपका कापतपुरम में हुआ था, और तीसरा आपका जो है ये भी मदुरै में हुआ था, मदुरै में। ठीक है, पहला व तीसरा मदुरै में हुए थे, और दूसरा आपका कापतपुरम में हुआ था। फिर आपका 35वां, प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है? तो प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध आपका हमारा इटली, ग्रीस, पर्सिया व चीन। तो हमारा चीन ऑप्शन सही है, चीन से आया था फायान। फायान जो है भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, और फायान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। ये प्रथम चीनी यात्री है। सबसे पहले फायान आया था, बाद में आपका ह्वेनसांग आया था। गुप्त वंश के पतन के बाद में पुष्यभूति वंश का उदय हुआ था, इसीलिए ना। और फायान जो है बौद्ध धर्म और उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था बेसिकली। फिर आपका बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ, शुद्धोधन, चन्ना व कंथक। तो वास्तविक नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जन्म मैंने ऊपर ही बताया 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। ठीक है, और जो शुद्धोधन है वो इनके पिता थे, पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, और कंथक जो था ये घोड़ा था, जिस घोड़े पर वो अंतिम बार सवार हुए थे, और जिस घोड़े के रथ पर वो अंतिम बार सवार हुए थे वो। और चन्ना इनका क्या था? सारथी था, रथ का सारथी, चन्ना। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए शुद्धोधन की माता का नाम क्या था?
देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है, और ये आपका आरपीएफ रसाई में पूछा हुआ है। ईसाई धर्म, पारसी, सिख व इस्लाम। तो ये आपका पारसी धर्म से संबंधित है। जैन अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है, पहले पारसियों का शासन ईरान में था, ठीक है। और सिख धर्म से ईसाई धर्म से संबंधित आपका बाइबिल है। ये तो वेल नोन फैक्ट है, मगर फिर भी आप लोग जान बाइबिल है। और सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब। और इस्लाम का तो पता ही होगा आप लोगों को, कुरान। फिर देखिए 38वां क्वेश्चन, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर बने। तो बताइए पार्श्वनाथ कौन से जैन तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ प्रथम, 23वें, द्वितीय और 14वें। तो पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे, अभी मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आपका ऋषभ देव थे, ऋषभ देव थे, ठीक है। और फिर दूसरे तीर्थंकर कौन थे, अजीतनाथ, अजीतनाथ, ठीक है। और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है। फिर आपका 39वां, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, धर्मचक्र पतवन सूत्र, आदित्य पर्याय सूत्र, अन्नाथ लखना सूत्र व ब्रह्माजल सूत्र। तो गौतम बुद्ध के आदित्य पर्याय सूत्र को अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुखी से मुक्ति का उपाय बताया हुआ है बेसिकली, ठीक है। अग्नि उपदेश आप लोग ध्यान रखिएगा, हाँ। अग्नि उपदेश किसे कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को कहा जाता है। फिर आपका बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा है। तो गौतम बुद्ध, हेमचंद्र, नागार्जुन, अश्वघोष। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है। और अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे, कनिष्क के दरबारी थे, ठीक है। और अश्वघोष ने ही सौदानंद नामक काव्य, सौदानंद काव्यम नामक ग्रंथ भी लिखा है, ठीक है। बुद्ध चरित्र लिखा है और सौदानंद काव्यम ने। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन को माध्यमिक मध्य व शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये भी कनिष्क के समकालीन थे और इन्होंने शून्यवाद का प्रवर्तक, और ये कनिष्क के समकालीन थे। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने करी थी। और निम्नलिखित में संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। मणिमेखलई, तोलाक्कपियम, शिल्पाधिकारम व जीवक चिंतामणि। तो आपका व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित आपका है कौन सा, इसमें तोलाक्कपियम, मैं भी भूल गया, चलिए इंसान ही है, सबसे भूल हो जाती है। तोलाक्कपियम जो है वो संगम साहित्य का ग्रंथ है, ठीक है। और मणिमेखलई जो है वो ये एक तमिल ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ, ठीक है। और शिल्पाधिकारम जो है, और इसकी रचना, मणिमेखलई की रचना किसने करी थी। मणिमेखलई की रचना कवि चितलाई चतनार ने, कवि चितलाई चतनार ने करी थी, ठीक है। और शिल्पाधिकारम की रचना, ये भी आपका तमिल ग्रंथ है, इलांगो आदिकल ने, इलांगो आदिकल ने करी थी, ठीक है। और जीवक चिंतामणि की रचना जैन मुनि तिरुकदेवर ने करी थी, तिरुकदेवर ने करी थी जीवक चिंतामणि की रचना, ठीक है। और संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र संबंधित है हमारा, तो तोलाक्कपियम है। अब आपका आते हैं 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान संबंधित है। तो शिल्प या धन विज्ञान संबंधित आपका गंधर्व वेद, शिल्प शास्त्र, आयुर्वेद व धनुर्वेद। तो वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र धन विज्ञान संबंधित है। वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र, कहाँ गया शिल्प शास्त्र, ये रहा। शिल्प शास्त्र जो है ये आपका किससे संबंधित है, शिल्प व धन विज्ञान संबंधित है। अब हम लोगों का आता है 43वां क्वेश्चन, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित करी गई थी। कुशीनगर, मदुरै, पाटलिपुत्र या वल्लभी। तो पहली जैन परिषद आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित करी गई थी, ठीक है। और पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। और ये कब हुई थी, इस 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने करी थी,
स्थूल भद्र ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, और दूसरी जैन परिषद कहाँ पर आयोजित हुआ था? दूसरी आपकी वल्लभी में हुई थी। दूसरी आपकी वल्लभी में हुई थी। और वल्लभी में इसका आयोजन कब हुआ था? 512 ईस्वी में। 512 ईसा पूर्व में। 512 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इसका आयोजन देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, वल्लभी में। फिर आपका ये देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? जीवक चिंतामणि, रामायण, शिल्पाधिकारम व महाभारत। तो ये आपका महाभारत लिखा गया था। ठीक है, महाभारत लिखा गया था। रामायण की रचना किसने करी थी? रामायण की रचना वाल्मीकि ने करी थी। वाल्मीकि ने करी थी रामायण की रचना। ठीक है, शिल्पाधिकारम की रचना अभी मैंने ऊपर बताया है, इलांगो आदिगल ने। इलांगो आदिगल। ठीक है, और फिर आपका जीवक चिंतामणि की रचना तिरुक्त देवर ने करी थी। तिरुक्त देवर ने करी थी। तो देखिए पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय है व्याकरण। ठीक है, और महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन 46वां नंबर। 46वां क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर नीचे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग नीचे भी ध्यान देते चलिएगा कि किस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट पुलकेशिन, सतकर्णी, दंतीदुर्ग व अमोघवर्ष। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। ठीक है, और दंतीदुर्ग प्रथम कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल 6वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य था। ठीक है, और इसने उत्तरी, दक्षिणी व मध्य भाग पर शासन किया था। फिर आपका 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन आपका आया हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, और ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और बिंदुसार के बाद आपका अशोक बैठा था। ठीक है ना, बिंदुसार ने 27 वर्षों तक शासन किया था, और बिंदुसार को ही अमित्र घात के नाम से जानते हैं। अमित्र घात के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आपका 48वां। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? पहला ऑप्शन अकबर, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त के द्वारा। तो जो सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ है वो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और इसे ही भारतीय संविधान के भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। जो आपका अशोक की लाट आप लोगों ने नाम सुना होगा, वही हम लोगों का स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। और इसका निर्माण कब हुआ था? करीब 250 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और अब तक ये टिका हुआ 250 ईसा पूर्व। फिर ये कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? चोल, चेर, कुषाण व चालुक्य। तो कनिष्क किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के शासक थे। और ये आपका आरपीएफ एसआई में आया हुआ है। ठीक है, और कनिष्क के समय में ही गांधार कला का जन्म हुआ था। गांधार कला। ठीक है, पूरा आपका प्राचीन इतिहास इस सीरीज के माध्यम से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस पैटर्न पर आधारित है? सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर व रेडियल। तो ये आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड पर आधारित है, आयताकार, हिंदी में आयताकार। ठीक है, कस्बों का पैटर्न आयताकार है, और ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, और सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी हड़प्पा सभ्यता में। फिर आपका 51वां, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक। तो महायान हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका महायान। ठीक है, और हीनायान जो है, महायान जो है वो नवीनतम विचारों को अपनाता है कि मतलब सब कुछ ठीक है नाम, संत तो बने रहो मगर साथ में जो सांसारिक चीज़ें उनको भी आप लोग देखते रहिए। और हीनायान जो है वो बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। हीनायान ये कहता है कि एकदम कठोर जो बुद्ध बता कर गए हैं उसी को फॉलो करो। बौद्ध धर्म का प्राचीन विचारों को यानी रूढ़िवादी है। ठीक है, हीनायान संप्रदाय के लोग कर्म व धर्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, और महायान जो है वो नवीन धर्म है। महायान धर्म के लोग परोपकार में विश्वास करते हैं। और हीनायान और महायान में कब विभाजित हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संहिता के दौरान। चतुर्थ बौद्ध संहिता में जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बढ़ गया। पहला आपका हीनायान, दूसरा आपका महायान। तो देखिए 52वां क्वेश्चन,
लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। और लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डाक यार्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर डॉक यार्ड भी मिला है, डॉक यार्ड, ठीक है। और फिर आपका 53वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नींव किस महान सच्चाइयों व कितने अंगीय पथ पर आधारित है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म की नींव जो है वो आपका 4 महान सच्चाइयों 8 अंगीय पथ पर निर्भर है। 4 महान सच्चाइयों 8 अंगीय पथ, यानी कि 4 आर्य सत्य हैं। बेसिकली ये बता रहा है कि 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य हैं और 8 आपका अष्टांगिक मार्ग हैं। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है पहला आपका, दुख है, और दूसरा आपका दुख का कारण है, दुख का कारण है। फिर आपका दुख का कारण, तो दुख का निवारण भी हो सकता है, दुख का निवारण भी है, ठीक है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, और दुख निवारण का मार्ग भी है, दुख निवारण का मार्ग, ठीक है, मार्ग है, ठीक है। ये 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके 8 अष्टांगिक हैं। 8 अष्टांगिक कौन कौन से हैं? ये इसे मिटाने दीजिए। 4 आर्य सत्यों के बाद 8 अष्टांगिक हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? पहला आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, दृष्टि। फिर आपका सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। फिर आपका सम्यक वचन या सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, ठीक है। फिर आपका सम्यक वाणी के बाद सम्यक कर्म, सम्यक कर्म, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका के बाद आपका सम्यक प्रयास, सम्यक सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास के बाद आपका सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति के बाद है सम्यक समाधि। ये आपके 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, ठीक है। 8 अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों के बारे में मैंने बता दिया है। फिर आपको देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया? मगधी, संस्कृत, पाली व प्राकृत। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली में वाद विवाद किया, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से सभी लोगों को उपलब्ध थी, और जो संस्कृत थी वो ब्राह्मणों की जागीर बन के बैठी थी। फिर आपका त्रिपिटक पवित्र धर्मग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक पवित्र जो ग्रंथ है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित। और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। फिर उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किसमें वर्णित है? त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक या सुत्त पिटक। तो भिक्षुओं के लिए ये आपका विनय पिटक में है, ठीक है। भिक्षुओं के लिए जो नियम है वो विनय पिटक में है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, बोधिसत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, सिख धर्म, हिनायान बौद्ध धर्म या महायान बौद्ध धर्म, ठीक है। तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है ये आपका महायान बौद्ध धर्म में है, महायान बौद्ध धर्म में। और बोधिसत्व से आशा है कि 10 परिमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म व पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? यानी कि ये बताना है कि कौन सी जोड़ी असंगत है। इस्लाम आपका कुरान से संबंधित है, सही है आपका। सिख धर्म से गुरु ग्रंथ साहिब संबंधित है। जैन धर्म से उपनिषद, ये आपका गलत है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जैन धर्म से उपनिषद नहीं, उपनिषद हिंदू धर्म से संबंधित है। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन से आपकी, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो आपका ये कहाँ पर है गोमतेश्वर की मूर्ति? गोमतेश्वर की जिसे हम बाहुबली भी कहते हैं, ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में स्थित है, ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित है। और ये किससे समर्पित है? ये ऋषभदेव के पुत्र जो थे, ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है, बाहुबली,
ऋषभदेव के पुत्र थे बाहुबली। ठीक है, फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और बिहार। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? अभी मैंने ऊपर बताया था, गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाई थी। ठीक है, और इसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों को इसी ने नष्ट किया था। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? मौर्य राजवंश, नंद राजवंश, सातवाहन राजवंश व वाकाटक राजवंश। तो अमरावती वास्तुकला को सातवाहन राजवंश के शासनकाल में संरक्षण प्राप्त हुआ था। ठीक है, और अमरावती वास्तुकला को सातवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकु वंशों का भी संरक्षण प्राप्त हुआ था। इक्ष्वाकु वंश का भी संरक्षण इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? उपगुप्त, राहुल, उपाली व आनंद। तो आपका गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। ठीक है, उपाली कौन था? उपाली ये आपका शिष्य था। उपाली आपका शिष्य था। आनंद कौन था? आनंदा जो था ये गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था और ये भी शिष्य था। चचेरा भाई था आनंद और शिष्य भी था। ठीक है, और उपगुप्त कौन था? उपगुप्त जो था ये अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा इसी ने दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा इसी ने दी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा इसी ने दी। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? वाजपेय, अश्वमेघ, अग्निष्ठोम यज्ञ व राजसूय यज्ञ। तो आपका इसमें हमारा ऑप्शन सी, ये आपका अश्वमेघ यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है। ठीक है, फिर आपका 64वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म। तो दिगंबर और श्वेतांबर हमारे जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, श्वेतांबर साधु जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर साधु जो होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। जैन धर्म स्थूलभद्र के शिष्य जो थे, स्थूलभद्र के शिष्य थे। जब मगध में अकाल पड़ा तो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए, श्वेतांबर। और जो आपके भद्रबाहु के शिष्य थे, भद्रबाहु, वो आपका दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर का मानना था कि श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, दिगंबर मानते थे कि आकाश ही उनका वस्त्र है। ठीक है, उन्हें और किसी वस्त्र को धारण करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन व वेदांत दर्शन। तो आपका सांख्य जो न्याय दर्शन है ये आपका तार्किक सोच में विश्वास करता है, न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन 6 वैदिक दर्शनों में से एक है और 6 वैदिक दर्शन कौन कौन से हैं? पहला आपका सांख्य दर्शन। चलिए मैं यहाँ पे वापस क्या लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, अरे यार सांख्य दर्शन लिख ही देता हूँ, बहुत ज़्यादा नाटक नहीं करना चाहिए। सांख्य दर्शन आपका किसने लिखा है? कपिल मुनि ने, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक आपके पतंजलि हैं, पतंजलि। और इन्हीं का नाम बेच कर रामदेव एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। न्याय दर्शन तो योगी नहीं भोगी लगता है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है, महर्षि गौतम। न्याय दर्शन, फिर उसके बाद वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ये फिलॉसफी है। ठीक है, कुल 6 फिलॉसफी हैं प्राचीन भारत की। इसके कौन प्रतिपादक है? उलूक कर्णाद, उलूक कर्णाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। फिर आपका मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक जैमिनी हैं। फिर आपका उत्तर मीमांसा, और इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक बादरायण है, बादरायण। ठीक है, और ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। और ये सारे के सारे जो दर्शन हैं इनके प्रतिपादक के बारे में आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर देखिए आपका चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन थे, यानी कि ये पूछ रहा है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, रुक्मणी देवी के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या बिंदुसार के? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, और इसकी अपनी पुस्तक का क्या नाम है? सीयूकी। इसने सीयूकी नामक पुस्तक लिखी, सीयूकी नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम। और फायान की पुस्तक का नाम क्या है?
फाहयान, फाहयान की पुस्तक का नाम फाक यू की, फाक यू की, ठीक है। और ह्वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इसे यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन, सित्तानवसान की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म। तो सित्तावनसान की गुफाएं आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। सित्तावनसान की गुफाएं तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के पुदुकोट्टई। सोचिए कितना अंदर से पूछ रहा है, पुदुकोट्टई, ठीक है। और 50 नंबर का आपका आने वाला है जीएस। फिर आपका 68वां, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तृतीय चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन व कनिष्क। तो तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। और इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व हुआ था, 250 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्से, मोगलीपुत्र तिस्से इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था 250 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्र तिस्से इसके अध्यक्ष थे। और पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहली बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। फर्स्ट वाली अजातशत्रु के समय में हुआ था, ठीक है। और इसके किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महाकश्यप की अध्यक्षता में। कश्यप कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, जैसे ही बुद्ध मरे उसके तुरंत बाद ही, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगति आपका सब्बकामी, सेकंड वाली जो थी वो कालाशोक के समय में हुई थी, कालाशोक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सब्बकामी, ठीक है, सब्बकामी। और तीसरी आपकी हो गई, ये आपकी कब हुई थी? 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ, ये पहली वाली का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। ये भी आप लोग नोट रखिएगा, ये भी आप लोगों से पूछ देता है, राजगृह में हुआ था। और दूसरी का आयोजन आपका वैशाली में हुआ था, वैशाली में। और तीसरी का तो अशोक के समय में हुआ था, ये मैंने बता दिया आपको। फिर आपकी चौथी का आयोजन कहाँ हुआ था? फोर्थ का आयोजन 72 ईसा पूर्व में, 72 ईसा पूर्व में। और किसके संरक्षण में हुआ था? कनिष्क के संरक्षण में, कनिष्क के संरक्षण में। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और इसका आयोजन कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धाम्यक स्तूप का निर्माण मूलतः किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? नंदवंश, कण्व, शुंग वंश व मौर्य वंश। तो धाम्यक स्तूप का निर्माण आपका मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। सांची का जो धाम्यक स्तूप है। और धाम्यक स्तूप के बारे में यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इसी स्थान पर दिया था। धाम्यक स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों के द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल में इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ, बादशाही सड़क, पूर्वी पथ या राजपथ। तो इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ के नाम से कहा जाता था, जाना जाता था। जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जो आगे चलकर शेरशाह सूरी इसको बाकायदे अच्छे से निर्माण करवाएगा, ठीक है, उसे उत्तरापथ कहा जाता था। और जब शेरशाह सूरी इसको इसका निर्माण करवा देता है तो इसे क्या कहते हैं? ये आपके बंगाल के सोनार से आपके लाहौर तक जाती थी, ठीक है। इसे सड़क ए आजम कहा जाने लगा, सड़क ए आजम। शेरशाह सूरी के समय शेरशाह सूरी इसे पक्के रूप से बनवाता है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, किसने धर्म विजय यानी धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित करी? बिंदुसार, अशोक या महेंद्र या बिंबिसार? तो आपका धर्म विजय किसने बताया था? अशोक ने बताया था, ठीक है। और अशोक को क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है? देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। और इसका शासन कब से कब तक था? 269 ईसा पूर्व से लेकर आपका 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। फिर आपका 72 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो उड़ीसा में यह कब लड़ा गया था? आपका 261, 260, 262 या
64, तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद जो अशोक था उसने भेरी घोष की जगह वो धम्म घोष, भेरी घोष की जगह क्या बताया, इसने धम्म घोष को प्रोत्साहित किया, धम्म घोष। ठीक है, फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों व पत्थर के तख्तों पर कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित करवाए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? 8, 14, 10 या 16? तो इसमें से हमारा ऑप्शन है 14 शिलालेखों का हमें प्रमाण मिलता है। ठीक है, ताकि लोग उसी 14 शिलालेख के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है, और इसी इन जो शिलालेख हैं इन्हें सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और ये अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं, किसी एक भाषा में नहीं है। फिर आपका हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, बिंबिसार, उदयन या घनानंद? तो हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार था, और ये देखिए आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। ठीक है, और बिंबिसार को ही श्रोणिक कहा जाता है, श्रोणिक। ठीक है, और हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? 544 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना हुई। और हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी गिरिव्रज, 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 गिरिव्रज को ही राजगिरी के नाम से जानते हैं, राजगिरी। फिर आपका 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? प्रतिहार, सेन, पाल व राष्ट्रकूट? तो इन सभी में से पाल वंश का शासन सबसे अधिक समय तक था। ठीक है, और पाल वंश का शासन कब से कब तक था? 750 ईस्वी से लेकर आपका 1174 ईस्वी तक। ठीक है, जब तक बख्तियार खिलजी लक्ष्मण सेन को के ऊपर हमला करके उसे पराजित नहीं कर देता है तब तक पाल वंश का शासक था। ठीक है, और सेन वंश का शासन कब से कब तक था? सेन वंश का शासन था आपका 1070 से लेकर आपका 1230 तक। ठीक है, सेन वंश का शासन था। और राष्ट्रकूट का शासन कब से कब तक था? 735 से लेकर आपका 982 तक, 982 ईस्वी यहाँ पर रहेगा, 982 ईस्वी। देखिए अगला क्वेश्चन, सातवाहनों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? टंका, पोटीन, जीतल व निष्क? ठीक है, तो सातवाहनों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले तांबे और चांदी का मिश्रण पोटीन कहलाता है। ठीक है, सातवाहन राजवंश के शासकों द्वारा कांसे, तांबे, चांदी, पोटीन व अन्य सिक्कों को भी अपने शासनकाल में प्रचलित किया गया था। फिर आपका 77वां, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का धारण किया? समाहर्ता, बोधिसत्व, राजुकाश व धम्म महामात्र? तो इसने कौन सा पद किया था? धम्म महामात्र का पद बनाया था। ठीक है, धम्म के प्रचार के लिए। और धम्म महामात्र नामक पद जो था वो राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी, और इसमें धम्म महामात्र का कार्य था धर्मानुसार का निर्माण, धर्मानुसार शासन चल सके इसका निर्माण करना। फिर आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, मौर्य वंश या राष्ट्रकूट वंश? ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है, और ये हमें किस बारे में जानकारी मिलता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, और कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी था। ठीक है, उसका भी मंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य को तो इसने शासक बनाया था नंद वंश को पलट के। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका बिंदुसार के समय में भी था, बिंदुसार। ठीक है, और फिर उसके बाद अशोक के समय में भी था। अशोक के समय इसकी जाकर मृत्यु हुई थी। देखिए, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित हुआ? तो आधुनिक युग में कलिंग को क्या किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन 80 नंबर। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? पेशवा, सातवाहन, राष्ट्रकूट या पांडे? तो इसमें से आप लोग बताइए कौन सा थी सही है? तो सातवाहन जो थे इन्होंने अपने शासकों के चित्र वाले शासक जारी किए थे। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी, राजधानी इसकी प्रतिष्ठान, सातवाहनों की राजधानी थी। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक इसका था सिमुक, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है, और सातवाहन वंश में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा इनकी राजभाषा थी। राजभाषा क्या थी? प्राकृत।
ठीक है, प्राकृत राजभाषा थी। और सातवाहन वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? मत्स्य पुराण से भी मिलती है, मत्स्य पुराण से हमें इस बार इनके बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया था। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन 21वां नंबर देखते हैं। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये आपका किस में आया हुआ है? आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। तो बताइए, चरक, वरामी, ब्रह्मगुप्त या आर्यभट्ट? तो हमारे यहाँ पर आर्यभट्ट सही होगा। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे वो बीजगणित से जुड़े हुए थे। और आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र, हमारे पटना के निवासी थे। ठीक है, आर्यभट्ट का भारत के प्राचीन महान गणितज्ञों में महत्वपूर्ण स्थान है। और आर्यभट्ट ने 2 प्रमुख पुस्तकें लिखी, आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत। आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत, आर्यभट्ट सिद्धांत। ठीक है, आर्यभट्टीय व आर्यभट्ट सिद्धांत लिखा था। और आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज करी थी। ठीक है, इन्होंने ही शून्य की खोज करी थी, शून्य की खोज इन्होंने ही करी थी। ठीक है, और ब्रह्मगुप्त जो थे, ब्रह्मगुप्त के बारे में क्या था? इन्होंने जो पाइथागोरस प्रमेय, जो आप लोग देखते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय, इसकी खोज करी थी। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सबसे पहले बताने वाला कि ये आपका पाइथागोरस में ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका कर्ण होता है, और ये आपका आधार होता है। ठीक है, तो ये आपका लंब और आधार को जब जोड़ेंगे तो आपको लंब और आधार के वर्गों का योग जो होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। फिर आपकी नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? चेर, पांड्य, चोल या पल्लव? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, फिर आपका 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? शिल्पाधिकारम, तोलकपियम, नालंदियार या एट्टाथुगोई? ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया है शिल्पाधिकारम आपका तमिल साहित्य है। ठीक है, और मैंने पीछे भी बताया था एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया था कि तमिल साहित्य का कौन सा महाकाव्य, शिल्पाधिकारम या तोलकपियम? तोलकपियम और तोलकपियम जो है इसकी रचना किसने करी थी? इलांगो आदिगल ने करी थी तोलकपियम की रचना। फिर हड़प्पा वासियों के द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है? चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर, तप्त मिट्टी की ईंटें या धूप में सुखाई गई ईंटें? तो हड़प्पा वासियों के द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी की, यानी कि पकी हुई ईंटें, धूप में पकाई हुई ईंटें, तप्त मिट्टी की ईंटें यानी कि आपकी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया भवनों को बनाने के लिए। फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे औषधि का देवता कहा गया है? आर्यभट्ट, पतंजलि, पाणिनि या धन्वंतरी? तो औषधि का देवता आपका धन्वंतरी को कहा गया है। और ये आपका आरपीएफएसआई में आया हुआ है। फिर देखिए 86वां नंबर क्वेश्चन, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वो पहले किसके सामंत थे? तो विजयालय किसके सामंत थे? कादंबर, पल्लव, पांडव या राष्ट्रकूटों के? तो विजयालय पल्लवों का सामंत था पहले। ठीक है, बाद में इसने चोल वंश की स्थापना करी पल्लवों के पतन होने के बाद। फिर आपके रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? जूनागढ़ गुफाओं में, अजंता गुफाओं में, एलोरा गुफाओं में या बराबर की गुफाओं में? तो रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा एलोरा की गुफाओं में पाई गई है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, और जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ गुजरात में है, और अजंता की गुफाएं आपका कहाँ है? ये भी आपका औरंगाबाद में ही है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर लिखवाया, इसे फिर दोबारा से लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था? बिंबिसार, खारवेल, अशोक या हर्ष? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो आपका सॉरी खारवेल शासक खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, खारवेल जो था वो कलिंग का शासक था, कलिंग का शासक था खारवेल। सॉरी, थोड़ा सर्दी हुई है। फिर देखिए होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? द्वार समुद्रम, कल्याणी, देवगिरी या मैसूर? ठीक है, तो होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्रम थी, और ये आपका आरपीएफ एनटीपीसी में आया हुआ है। ठीक है, और होयसल साम्राज्य का संस्थापक नृपकाम द्वितीय, संस्थापक इसका कौन था? नृपकाम द्वितीय इसका संस्थापक था। ठीक है, फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का प्रसिद्ध प्रख्यात शासक था? चालुक्य, पांड्य, काकतीय या होयसल? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का संस्थापक था, सर्वाधिक प्रख्यात शासक था ये। ठीक है, चालुक्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बादामी,
राजधानी इसकी बादामी थी, कर्नाटक में पड़ता है आपका। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कन्नौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया और नर्मदा यही हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में संधि हुई कि नर्मदा के उत्तर का जो हिस्सा होगा वो हर्षवर्धन का होगा और नर्मदा के दक्षिण का हिस्सा पुलकेशिन द्वितीय का होगा। और पुलकेशिन द्वितीय को भी पल्लव वंश के जो शासक था नरसिंह वर्मन, उसने हरा दिया था। देखिए, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त करी? ठीक है, करिकला, महेंद्र, राजराज व विक्रम। तो दरियाई द्वीपों पर किसने विजय प्राप्त करी थी? तो राजराज ने प्राप्त करी थी। ठीक है। चोल राजा राजराज ने अनेक नौसेना के अभियानों का संचालन किया था और अपने एक नौसेना के अभियान के तहत इन्होंने भारत के दक्षिणी तथा मालदीव को भी विजित कर लिया था। ठीक है। मालदीव पर विजय चोल राजा राजराज की अंतिम विजय थी। इसने मालदीव पर भी विजय प्राप्त की थी। मालदीव पर विजय। फिर देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, कौन सा साम्राज्य 7वीं व 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? पल्लव, पाल, प्रतिहार व चोल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा पल्लव। ठीक है, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है। फिर आपका 93 नंबर क्वेश्चन, किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त करी? राजपूत, चेर, चोल व पांड्य। तो पांड्य जो शासक थे, पांड्य शासक ये मदुरै के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे और मदुरै जो थी वो पांड्य वंश की राजधानी भी थी। ठीक है। और वर्तमान में मदुरै भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और पांड्य राजवंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। पांड्य राजवंश ने भारत की 6वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। फिर आपका 94 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में हाइडेस्पीज का युद्ध की लड़ाई लड़ी गई थी? ठीक है, आयोजित की गई थी। लड़ाई आयोजित नहीं होती, लड़ाई लड़ी जाती है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, हिंदी ट्रांसलेशन जब होता है तब दिक्कत हो जाता है। तो ये आपका हाइडेस्पीज की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में हुई थी और किसके किसके बीच में हुई थी? पोरस वर्सेस सिकंदर के मध्य हुई थी। ठीक है, सिकंदर के मध्य। और कहाँ पर हुई थी? झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के तट पर हुई थी हाइडेस्पीज का युद्ध। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन 95, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम, विमान, घर या अंतरिक्ष। तो जो प्रवेश द्वार होते हैं उसको गोपुरम कहते हैं। ठीक है, इसे गोपुरम कहा जाता है। और दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली में बने होते हैं। फिर आपका 96 नंबर, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में से लिया गया है? बस बेसिकली यही पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते उपनिषद किस उपनिषद में वर्णित है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद या आपका जाबलून उपनिषद। तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, यानी सदा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर आपका 97 नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम में स्थित प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, आदित्य करिकल, राजेंद्र चोल, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसका समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है। और ये किस वंश का शासक था? ये पल्लव वंश का शासक था, पल्लव वंश का शासक। ठीक है। और महाबलीपुरम के शोर मंदिर व कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। इसी ने शोर मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। ठीक है। फिर आपका 98 नंबर क्वेश्चन, वास्तुकला में पंचायतन शैली किस शब्द से संबंधित है? शहर, कैसल, बांध या मंदिर? तो वास्तुकला में पंचायतन शैली मंदिर निर्माण से संबंधित है और ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। ठीक है। पंचायतन शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो बना है पंचायतन शैली में, खजुराहो। फिर आपका कंदरिया महादेव मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर पंचायतन शैली में ही बना हुआ है। ठीक है। फिर आपका लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, लक्ष्मण मंदिर, ये आपके पंचायतन शैली में बने हुए मंदिर हैं। और फिर आपका लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है आपका। और लिंगराज मंदिर आपका उत्तर प्रदेश का, लिंगराज मंदिर, ये आपका पंचायतन शैली में बने हुए मंदिर हैं। ठीक है। पंचायतन शैली में एक केंद्रीय मंदिर होता है और 4 अन्य मंदिरों के द्वारा घिरा होता है। जैसे यहाँ सेंटर में एक मंदिर होता है और बाकी यहाँ पे छोटे छोटे 4 मंदिर होते हैं, इसी को पंचायतन शैली कहा जाता है।
फिर आपका 99 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था, किस महाराजा ने करवाया था? जयपुर के जयसिंह प्रथम, जयपुर के जयसिंह द्वितीय, या राम सिंह प्रथम, या बिशन सिंह? तो जंतर मंतर का निर्माण आपका महाराज जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है ये। ठीक है, और दिल्ली के अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है एक जंतर मंतर, वाराणसी में है, और फिर दूसरा है आपका जयपुर, और फिर उसके बाद है मथुरा, और आपका उज्जैन। ये दिल्ली के स्थित अतिरिक्त और 4 भी हैं। ठीक है, मथुरा और उज्जैन में। चलिए अब 100 नंबर क्वेश्चन, देखिए हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। ठीक है, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आरपीएफ एसआई के जीएस की जो तैयारी है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए आप लोग इसी चैनल पर जाएंगे तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, वहाँ पर आप लोग जीएस पूरा एकदम अच्छे से बेसिक से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर केवल पीवाईक्यू के देखा जा रहा है। ठीक है, ये मार्गदर्शक सीरीज है और यहाँ पर पीवाईक्यू केवल चल रहा है। ठीक है, मगर अगर आपको एकदम अच्छे से जीएस एकदम डीप में पढ़ना, और ये इतना गारंटी देता हूँ कि उस क्लास को लेने के बाद जो मैंने क्लासेस करवाई उनको जब आप एक बार ले लेंगे तो उसके बाद आपको और कहीं से कोचिंग करने की या कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? राजेंद्र चोल प्रथम, कुलोत्तुंग चोल तृतीय, या राजराज चोल तृतीय, या विक्रम चोल? तो ये आपका गंगैकोंड चोल मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला आपका कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ पर श्रवणबेलगोला में ही आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध जैन धर्म अपना लिया था और उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग कर दिया था। ठीक है, और बस इतना ही आपको इसमें यहाँ जानना जरूरत है। और यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति भी स्थित है जो बाहुबली को समर्पित है। बाहुबली आपका ऋषभ देव के पुत्र थे। ठीक है, फिर आपका आता है 102 नंबर क्वेश्चन, गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर हुआ, किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? कुषाण, पल्लव, गुप्त, या मौर्य? तो गांधार शैली आपका कुषाणों के समय में थी, खूब फला उला। ठीक है, और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक था आपका कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। ठीक है, इस वंश का संस्थापक था। और जो गांधार कला थी वो यूनानी और भारतीय, यूनानी और प्लस भारतीय शैली से मिलकर बनी थी। ठीक है, गांधार कला। फिर आपका कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पांड्य, चोल, पल्लव व चेर? तो कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों के समय हुआ था। ठीक है, पल्लव वंश के शासकों के समय कांचीपुरम का, और इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर आपका 104 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है, चोलों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, पांडवों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा? ये आपका किसमें आया है? आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम के मंदिरों का महाबलीपुरम मंदिर जो समूह है इसका निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, फिर आपका आता है 105 नंबर क्वेश्चन, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चेर शासकों ने, चोल शासकों ने, पांड्य शासकों ने, या राष्ट्रकूट शासकों ने? तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, एलोरा के मंदिरों का निर्माण। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का, कृष्ण प्रथम ने यहाँ पर चट्टानों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है, कैलाश मंदिर एलोरा में ही। ठीक है, और यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1983 में, 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। फिर आपका 106 नंबर क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है? बुद्ध, जैन, हिंदू, या राजपूत? तो ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, एलोरा और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म संबंधित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, और ये आपका 1983 में यूनेस्को विश्व सूची में शामिल हुई थी। और अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को दर्शाती है। फिर आपका देखिए हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी, और इसे किसने लिखा था? तो हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी थी। ठीक है,
बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और बाणभट्ट ने ही कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। कादम्बरी नामक पुस्तक भी लिखी थी इसी ने, ठीक है। और कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, और इन्होंने 2 प्रमुख महाकाव्य लिखा था। पहला क्या लिखा था? कुमार संभवम लिखा था, कुमार संभवम। और दूसरा इन्होंने क्या लिखा था? रघुवंशम, रघुवंशम, कुमार संभवम और रघुवंशम, ठीक है। और कालिदास की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? ऋतु संहारम, कालिदास की अन्य रचनाएं हैं ऋतु, देखिए यहाँ पे ये लाइन में बना देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऋतु संहारम, ऋतु संहारम के बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान, और ये एग्जाम में पूछ लेता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद मेघदूतम, मेघदूतम, मेघदूतम के बाद मालविकाग्निमित्रम, 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 मालविकाग्निमित्रम के बाद विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। ये आपकी कालिदास की रचनाएं हैं। और हर्षचरित की रचना किसने करी थी? बाणभट्ट ने करी थी, और बाणभट्ट ने ही कादम्बरी की रचना करी है, ठीक है। ये आप लोग नोट करिएगा। देखिए 81 नंबर 108 नंबर क्वेश्चन 81 बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? वेद व्यास, अगस्त्य, मनु या भरत मुनि? तो इसे किसने संकलित किया? भरत मुनि ने संकलित किया नाट्यशास्त्र को। और महर्षि वेद व्यास ने किसकी रचना करी है? महाभारत की रचना करी, ठीक है। और मनु ने मनुस्मृति की रचना करी है, मनुस्मृति की रचना करी है, ठीक है। और अगस्त्य जो थे वो सप्तऋषियों में से एक थे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सारा खत्म होता है। और इसकी जो PDF है, ये जो PDF है जो मैंने अभी ये आप लोगों को करवाई, इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, तेजस शिक्षा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक भी डाल दूँगा, और न मिले तो इसी नाम से आप लोग सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये जो मार्गदर्शक सीरीज़ है उसका अंत होता है, और ये RPF कांस्टेबल के लिए। और आप लोग बस मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा, ठीक है। और जितना भी GS वाला आपका पोर्शन है RPF का, वो आपका कहीं नहीं जाएगा। यहाँ तक कि RPF के साथ साथ आपका SSC के लिए भी काफ़ी पर्याप्त है। मगर मैं ऐसे ही मार्गदर्शक सीरीज में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्राचीन इतिहास का तो आपका हो ही गया, अब मैं इसके बाद मध्यकालीन इतिहास का जितना क्वेश्चन आया RPF कांस्टेबल और RPF SI में, ठीक है, उन सबको फिर मैं कंपाइल करूँगा और फिर वापस आपको लाके इसी फॉर्म में आपको दे दूँगा, ठीक है। और जब आप लोग PYQ लगाएंगे तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। और जैसे ही आपका इतिहास का ये मार्गदर्शक सीरीज़ खत्म होती है, वैसे ही मैं एनालिसिस लाऊंगा। एनालिसिस में हमें ये पता चलेगा कि इसमें कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग देखिए, पढ़ना सब कुछ ज़रूरी है, मगर हमें क्या पढ़ना ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। GS में ऐसा कोई मास्टर नहीं है जो ये कह दे कि हमारा पढ़ाया हुआ सारा कुछ आया है, या जो मैंने पढ़ाया वही आया, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता है, ठीक है। GS इतना वास्ट है, मगर आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा, आप लोग अन्य से तो बेहतर ही होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इसके बाद में मध्यकालीन इतिहास का जो क्वेश्चन है उनको मैं कंपाइल करने में लग जाता हूँ, देखता हूँ कब तक कंपाइल हो जाता है। अगर कल तक हो जाएगा तो कर ही दे दूँगा, नहीं तो परसों तक आपको इसे उपलब्ध करा लूँगा। और आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और GS के जो लेक्चर है, GS और स्ट्रेटेजी के लेक्चर आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।